हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर 4 और हम पढ़ रहे थे लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स। राइट, हमने 2 रिफॉर्म्स कवर कर लिए थे। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। मैंने बोला था जब वो फिंगर टिप्स पे आ जाए तभी आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो आगे आगे पाठ पीछे पीछे सपाट होता चला जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड रिफॉर्म के साथ, दैट इज दी टैक्स रिफॉर्म्स। हमने 2 कौन से पढ़ लिए थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। आइए थर्ड इज टैक्स रिफॉर्म्स। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए जब भी वर्ड फिस्कल आता है ना तो अपने आप दिमाग में ले आया करिए टैक्स से रिलेटेड बात कर रहा है, या फिर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो तो टैक्स ही होता है और उसी से वो खर्चे करती है। अगर उसको टैक्स के तौर पे रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो वो एक्सपेंडिचर कैसे करेगी ऑन द डेवलपमेंट, राइट। दैट्स व्हाई दीज टू आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन आप किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, आज मेरी इनकम है, मैं ये तो नहीं बोल सकती ना कि चलो यार प्लीज मैं इनकम कमा रही हूँ आप मेरे बदले में टैक्स पे कर दो। नहीं, जो इंसान कमा रहा है उसको ही टैक्स पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है कि बर्डन शिफ्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पहले क्या था, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इनडायरेक्ट टैक्स का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं शॉपकीपर हूं, मैं बिस्किट सेल आउट करती हूँ, राइट, लेकिन कस्टमर जो मेरे पास सामने खरीदने आता है वो बिस्किट का 15 रुपीज मुझे पे करता है पर पैकेट, तो उस 15 रुपीज में वो टैक्स भी इन्वॉल्व होता है। तो क्या हुआ, मेरा बर्डन जो किसने उठाया, कस्टमर ने, तो वो मुझे जो 15 रुपीज देगा उसमें से फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज टैक्स है, तो मैं वो 5 रुपीज टैक्स लेके गवर्नमेंट को आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके, तो क्या हुआ, मेरा बर्डन शिफ्ट हो गया ऑन दी कस्टमर। तो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं इजिली। ओके, देखिए बिफोर लिबरलाइजेशन क्या था, टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स था कि कैसे टैक्स पे करना है, कितना पे करना है, कितनी इनकम पे करना है। टैक्स रेट्स वर हाई एनफ लीड टू टैक्स इवेजन। इवेजन मतलब होता है चोरी। जितना ज़्यादा टैक्स होगा उतना ज़्यादा लोग टैक्स की चोरी करेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि मेरा अगर इतना मेजर पोर्शन इनकम का टैक्स पे जा रहा है तो मैं उस चीज़ को पे ही क्यों करूं। तो लोग कतराने लगते हैं, लोग पीपल स्टार्ट टू गेट अवे फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस, कॉजिंग लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस तो होगा ही, नहीं तो गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा आगे एक्सपेंडिचर करने के लिए। आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या हुआ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स में जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स है उसको ग्रेजुअली रिड्यूस कर दिया गया, और जो हमारे इतने सारे टैक्स थे, वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड बहुत सारे जितने भी टैक्स लगते थे उन सबको रिड्यूस डाउन करके एक टैक्स निकाल दिया, दैट इज दी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिससे आप बहुत बखूबी रूबरू होंगे। यू नो दैट कि जीएसटी इज द ओनली टैक्स नाउ, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टैक्स रिफॉर्म्स। देखिए मेजर जो रिफॉर्म्स थे ना वो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स ही थे और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे जो थोड़ी टफर साइड पे जाते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स बहुत ईजी है, बचते हैं 2 रिफॉर्म्स, लेट्स सी दैट। द फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमने अभी तक पढ़ा कि हमारे सैंक हो चुके थे, हमारे खत्म हो चुके थे, क्योंकि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी थी वो इनसिग्निफिकेंट प्रूव हो गई थी। हमने क्या किया, हमारा टारगेट क्या था, रिजॉल्व बीओपी क्राइसिस। बीओपी क्राइसिस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस, आपका बीओपी का डिटेल्ड चैप्टर आएगा मैक्रो में। अभी के लिए क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेरे पास खत्म हो गए थे, वो क्राइसिस मुझे सॉल्व करना था। टारगेटेड डीवैल्यूएशन इन द इंडियन करेंसी। अब ये डीवैल्यूएशन क्या होता है समझिएगा, $1 अगर ₹50 के बराबर है, अगर मेरी करेंसी अब $1 ₹70 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो रहा है, यहां पर इंडियन करेंसी डीवैल्यू हो रही है। डीवैल्यू इन द सेंस, आप मेरे पास $1 लेकर आए, 50 रुपए बराबर है। अब क्या हो रहा है, आप वही $1 लेकर आए,
अब मेरी जेब से 70 रुपए के बराबर है। तो क्या हो रहा है, आपकी करेंसी स्ट्रांग होती जा रही है, मेरी करेंसी वीक होती जा रही है, क्योंकि आपकी उतनी ही वैल्यू में मेरे ज्यादा पैसे पॉकेट से, ज्यादा मनी मेरी पॉकेट से यूज हो रहा है। दैट मीन्स मेरी करेंसी डिवैल्यू हुई और आपकी बढ़ गई, राइट। डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो गई और इसकी वैल्यू कम हो गई। अब क्या होगा, सपोज आप चॉकलेट्स खरीदते थे पहले $1 से, तो पहले 50 रुपीज के अमाउंट तक की चॉकलेट आप इंडिया से ले जा पाते थे। आप यूएस के रेसिडेंट हैं, आप डॉलर्स यूज करते हैं, मैं इंडियन रेसिडेंट हूं, मैं रुपीज में डील करती हूँ। ओके, पहले आप चॉकलेट्स खरीदते थे $1 के, तो मैं कितनी चॉकलेट्स आपको बेच पाती थी, 50 रुपीज वर्थ की चॉकलेट बेच पाती थी। आपने अब करेंसी क्या हो गई, डीवैल्यू। अब आपने सेम वही डॉलर मुझे दिया, तो मेरे को अब चॉकलेट्स कितने वर्थ की देनी पड़ेगी, 70 रुपीज के वर्थ की चॉकलेट देनी पड़ेगी। मतलब मेरे पास से ज्यादा गुड्स आपके पास तक जा रहे हैं ना, राइट। यूएस डॉलर कुड बाय मोर गुड्स इन द इंडियन मार्केट। आप उसी $1 से पहले कम चॉकलेट्स खरीद पाते थे, अब उसी $1 से अब ज्यादा चॉकलेट्स खरीद पा रहे हो, राइट। तो मेरे यहां से एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो गए आप तक, क्योंकि मैं अगर बेच रही हूं तो इंडियन इकोनॉमी से तो सामान जा रहा है, एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट होगा तो क्या होगा, आपको पैसा पे करना पड़ेगा मुझे। आप अगर मुझे पैसा पे करोगे तो मेरे पास फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन होंगे, राइट। जो फॉरेन रिजर्व्स मेरे पास कम हो चुके थे वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। तो हमेशा डिवैल्यूएशन करना खराब है क्या, नहीं। हमने इंटेंशनली डिवैल्यूएशन टारगेट किया ताकि आप मुझसे ज्यादा सामान खरीद सको, मेरा ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके, आप मुझे पेमेंट करो, पेमेंट करोगे, फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन होंगे। मेरे जो फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल खत्म हो गए थे वो धीरे धीरे राइज होने लगेंगे। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, कोई भी डाउट से कमेंट्स बिल्कुल खुले हुए हैं, बिल्कुल बेझिझक क्वेश्चंस पूछिए। ओके, क्लियर है। सो लास्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट्स टेंडेड टू राइज, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू द इंडियन इकोनॉमी रोज, कि भाई मेरे पास पैसा आने लग गया, फॉरेन करेंसी आने लग गई और मेरा पैसा सप्लाई बढ़ता चला गया। ओके, इवैल्यूएशन हो गया। उसके बाद इंडिया को लगा मुझे फ्लोट एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अडॉप्ट कर लेना चाहिए। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिसमें कि एक्सचेंज रेट, जो ये एक्सचेंज रेट इसको बोलते हैं कि $1 कितने वर्थ ऑफ रुपीज का होगा, दिस इज द एक्सचेंज रेट। ये कौन डिसाइड करता है, देखिए 3 तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं, ये सब आप डिटेल में सब मैक्रो में पढ़ेंगे। तो इंडिया ने सोचा कि हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अडॉप्ट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जितनी डिमांड है फॉरेन करेंसी की और जितनी सप्लाई है उसके बेसिस पर डिसाइड हो जाता है। इसमें कोई बायसनेस नहीं होती, इकोनॉमी के कंडीशन को देखकर चीजें डिसाइड हो जाती हैं। क्लियर है आपको। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। एक टॉपिक और बचा है, एक टाइप के रिफॉर्म्स और बचे हैं, फिर लिबरलाइजेशन के आपके सारे रिफॉर्म्स कवर हो जाएंगे। द लास्ट रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। क्या क्या टारगेट था इस रिफॉर्म के अंडर, इनको क्या क्या चाहिए था कि हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस लेकर आ जाएं। इनको चाहिए था कि भाई सब लोग compete करें आपस में, सिर्फ हम डोमेस्टिक टेरिटरी तक रिस्ट्रिक्टेड ना रहे। इंड्यूसिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर की इन्वेस्टमेंट भी आए, ऐसा नहीं है कि इंडिया को हम इतना क्लोज कर दे कि बाहर का बंदा कोई इन्वेस्ट ही ना कर पाए यहाँ पर। एंड ब्रिंगिंग एफिशिएंट फॉरेन टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी। देखिए टेक्नोलॉजी को तो अपग्रेड करना है तो आपको फॉरेन से ही लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास इतना कैपेसिटी ही नहीं था कि वो खुद टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर ले इतने एडवांस लेवल की। सो अगर इंडिया को अपग्रेड करना है तो टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी लाना है तो बाहर से ही लाना पड़ेगा। तो इसके अंडर देख लेते हैं क्या पॉइंटर्स है, क्या रिफॉर्म्स, क्या चेंजेस लेकर आए जिसकी वजह से ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सकते हैं। ओके, सबसे पहले क्या किया, डिसमैंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस बोल दिया मतलब कोटाज हटा दिए, ना इंपोर्ट पे रखे ना एक्सपोर्ट पे रखे। रिडक्शन इन द टैरिफ रेट्स, जो इंपोर्ट करने पर हमारा जो टैक्स लगता था उसको कम कर दिया ताकि बाहर से हम इजीली चीजें इंपोर्ट कर पाए, टेक्नोलॉजी इजीली आ पाए। रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, इंपोर्ट करने के लिए पहले लाइसेंस लगता था, अब नहीं लगता।
एक्सेप्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज, जितनी भी इन्वायरमेंटल डैमेजिंग या हजार्डस इंडस्ट्रीज हैं उसमें सिर्फ लाइसेंस लगता है एंड इट्स अ वैलिड पॉइंट। एंड रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, जब हम एक्सपोर्ट भी करते हैं ना तब भी कुछ टैक्सेस लगते हैं, उसको भी हटा दिया गया था, क्योंकि देखिए जब एक्सपोर्ट करेंगे अगर टैक्स लगेगा तो महंगा गुड जाएगा और महंगा आगे चल के बिकेगा। तो हमको अभी एक स्पेस बनानी है, अपनी एक जगह बनानी है इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो वो कैसे बनाओगे, जब आपका गुड कॉम्पिटिटिव भी होगा और कॉस्ट फ्रेंडली भी होगा। तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हटा दिया ताकि गुड्स यहाँ से सस्ते जाएं, ताकि वो प्रॉफिट मार्जिन कितना भी ऐड करे तो उनको कंपैरेटिवली वो चीजें कॉस्ट फ्रेंडली लगे, सस्ती लगे। क्लियर है आपको? सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर खत्म होता है आपके लिबरलाइजेशन के 5 रिफॉर्म्स हमने टोटल पढ़े। इसको प्लीज एक दूसरे के साथ मिक्सअप मत करिएगा, बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है। कभी कभार रिफॉर्म का नाम लेकर पूछ लेता है, कभी कभी डायरेक्ट लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स बोल देता है। ओके, देखिए 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज डीमोनेटाइजेशन। आपको पता है, आप लोगों ने सुना भी होगा डीमोनेटाइजेशन। इट वॉज हेल्ड एट November 8, 2016। इसका क्या मतलब होता है? जो लीगल टेंडर मनी होता है, लीगल टेंडर मतलब जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बोला होता है कि अच्छा इसको मनी का दर्जा दिया गया है, उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। तो 500, 500 और 1000 का जो नोट था वो उन्होंने अनाउंस किया कि डीमोनेटाइज हो गए। इसका मतलब कि अब से वो मार्केट में नहीं चलेंगे, और उसके बदले में 500 का नया नोट निकाला था और 2000 का नया नोट निकाला था। राइट, डीमोनेटाइज 500 एंड 1000। अब क्वेश्चन है, जो पुराने नोट्स होंगे उनका क्या? वो हमको बैंक में जमा करना था और वो हमको उसके बदले में नई करेंसी इशू कर देंगे। राइट, 2 मंथ का पीरियड मिला था हमको जिसमें हमको सब चीजें जमा करनी थी। आप शायद बहुत छोटे होंगे उस टाइम पर, लेकिन बैंक्स में इतनी लंबी लंबी लाइंस लगती थी कि सब एक्सचेंज कराने में लगे। एकदम से अनाउंस हो गया कि 500 और 1000 के नोट्स नहीं चलेंगे, सो एवरीबडी पैनिक्ड। ओके, बेसिक पर्पस क्या था? 500 और 1000 के ही नोट क्यों करे गए, उसके नीचे की कोई डिनोमिनेशन को क्यों नहीं किया गया? क्योंकि देखिए जो भी इलीगल काम करता है या मनी अंदर दबा कर रखता है वो बड़ी डिनोमिनेशन में ही रखता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक बैग में आप 500 के नोट रखेंगे और 1000 के नोट रखेंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी आप अंडरग्राउंड कर सकते हैं ना, rather than 100 और 20 रुपीज के और 10 रुपीज के नोट। सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट? सो कर्ब इलीगल ट्रांजैक्शंस एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज, जो कि इलीगल ट्रांजैक्शन की वजह से हो रही थी। मेरिट्स क्या था? ब्लैक मनी बाहर आया, श्रिंकेज ऑफ शैडो इकोनॉमी। शैडो इकोनॉमी क्या होती है? जैसे अंडरग्राउंड वर्ल्ड होता है वैसी एक पैरेलल इकोनॉमी होती है जो इलीगल ट्रांजैक्शन से चल रही होती है। तो हमको उसको श्रिंक करना था, बेसिकली उसको खत्म करना था, लेकिन हम एकदम से खत्म तो नहीं कर सकते उस चीज को, तो हमने श्रिंक करने का टारगेट बनाया। ओके, टू रिड्यूस टैक्स एवेजन। देखिए लोग बैंक में नोट चेंज कराने गए तो बैंक को पता चला कि भाई इतना पैसा है इकोनॉमी में, लेकिन जो टैक्स की चोरी करते हैं, जो अपना क्लेम नहीं करते कि हम इतनी इनकम कमाते हैं, तो उनका पता चल गया कि अच्छा इन लोग इतनी इनकम कमाते हैं फिर भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे। राइट, तो फिर उनको पेनल्टीज लगी जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा, और कुछ लोगों ने डर से अपनी इनकम डिस्क्लोज कर दी, रियल इनकम डिस्क्लोज कर दी कि भाई हम इतना कमाते हैं, अभी तक हम टैक्स नहीं दे रहे थे तो पेंडिंग टैक्स इतना है विद द पेनल्टी। ओके, फाइनेंशियल बेस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर टेंड्स टू राइज, क्योंकि उसको पूरा 500 और 1000 के पुराने नोट्स मिले, उसका फाइनेंशियल बेस बना। देखिए अब उसके बदले में उन्होंने नया नोट इशू किया, लेकिन उनको तो पता चल गया ना कि इकोनॉमी में कितना फ्लोट हो चुका है और कितने लोग टैक्स उस चीज का पे नहीं कर रहे हैं। कॉम्बैट एंटी सोशल एक्टिविटीज एंड लास्ट इज डिजिटल मोड, बिकॉज उस टाइम पे ना लोग बहुत पैनिक कर रहे थे एंड एक पर्टिकुलर अमाउंट ही था, आई गेस 10,000 या 20,000 रुपीज ही आप एक बार में एक्सचेंज, एक पर्टिकुलर अमाउंट ही था जो आप एक्सचेंज करा सकते हो बैंक से पर डे। ऐसा नहीं था कि आप लाख रुपए पर डे एक्सचेंज करा सकते हो, तो पीपल वर शॉर्ट ऑफ मनी, सो लोग डिजिटल मोड्स में स्विच हो गए फॉर ट्रांजैक्शन। वैसे हम इंडिया के लोगों को डिजिटल मोड में स्विच इतना इजीली नहीं कर पाते जितना डीमोनेटाइजेशन ने किया। उसके बाद से ही डिजिटल मोड ने अपना टेक ऑफ लिया एंड आज की डेट में जो नई जनरेशन है वो तो डिजिटल मोड पर ही सबसे ज़्यादा चल रही है। आप देखिए कहीं पर भी आप पार्टीज करने जाते हैं या कुछ करने जाते हैं, क्लब्स जाते हैं, कैफेज जाते हैं,
फटाफट जी पे करते हैं आप, राइट, हैंड टू हैंड, आप कैश रखते ही नहीं है. सो द ओल्ड जनरेशन इज अगेन, अभी भी वो कैश में चल रही है, लेकिन द न्यू जनरेशन इज ऑन डिजिटल मोड. तो लेकिन अब पुरानी जनरेशन के पास भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कैश इतना ज्यादा था ही नहीं. 500 और 1000 के नोट्स एक्सचेंज पर डे थोड़ा ही अमाउंट हो पाता था. तो जिनके घर पे कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं सबने स्टॉप कर दिए, तो प्रॉब्लम होने लग गया. तो दैट्स वाई डिजिटल मोड में उन लोग स्विच हो गए. अब मेरिट्स देखे हैं तो डीमेरिट्स तो देखने बनते हैं ना. आइए डीमेरिट्स देखते हैं डीमेरिट्स. सबसे पहला है डिस्टर्ब देयर रूटीन ट्रांजैक्शंस. ऑब्वियस सी बात है, देखिए अचानक से अगर कुछ भी चीज हैम्पर होती है, एकदम से बोल दिया 500 और 1000 के नोट्स नहीं चलेंगे, तो रूटीन ट्रांजैक्शंस लोगों के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, जिसकी वजह से बहुत सोशल केओस मच गया था कंट्री में. कैश क्रंच हुआ, सबने अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज रोकी. जितने भी प्रोड्यूसर्स थे ऑब्वियसली उनको भी कैश क्रंच हुआ, उन्होंने प्रोडक्शन एक्टिविटीज रोकी, लोगों को जॉब से निकाल दिया कि भाई मेरे पास कैश नहीं है देने को. अगर आज सपोज मेरे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आज मैं लेबर को तो जीपे नहीं कर सकती हूँ ना, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो उनको कैश ही देना पड़ेगा. तो एक बार कंस्ट्रक्शन रोक दिया तो जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वर्कर्स हैं उनकी जॉब्स तो चली गई, राइट. तो इकोनॉमी ने ओवरऑल एक बहुत स्लो डाउन फेस किया, एंड उस स्लो डाउन से हम आज तक रिकवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना इंडिया की, वो काफी स्लो रेट पर है. फॉल तो एकदम से हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि उसको ग्रो करने में टाइम लगता है, एंड इट विल टेक सम टाइम. क्योंकि उसके बाद भी हमने एक नया टैक्स सिस्टम को लेकर आए डीमोनेटाइजेशन के बाद, दैट इज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. हमने सारे टैक्सेस को बंद कर दिया था, खत्म कर दिया था, और एक टैक्स सिस्टम को लेकर आए, दैट इज जीएसटी. बुक से बिल्कुल डिटेल्ड पढ़ लीजिए. कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आइए. टिल देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड. मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ. टाटा, बाय.